जय हिंद साथियों, स्टडी फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कई दिनों के बाद से वायुमंडल का अगला सेशन हम लोग लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। ज्योग्राफी में वायुमंडल आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल के एग्जाम में। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब के कॉन्सेप्ट। और फिर जब अगर ये वायुदाब, वर्षा और तापमान का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा साथियों, तब जाकर के हम पवनों को समझ पाएंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी पवनें प्रवाहित होती हैं। तो साथियों आइए आज देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के तरफ चलते हैं। पहला कॉन्सेप्ट क्या है? कह रहा है कि तापमान। अब सवाल है कि तापमान होता क्या है? तो कहा जाता है कि गर्माहट और ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं साथियों। यानी जहां गर्मी और ठंडी जो लगती है, इसी के मात्रा को हम क्या बोलते हैं? तापमान कहते हैं। यानी गर्माहट और ठंडेपन की मात्रा को ही तापमान कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तापमान क्या है, तो कहेंगे कि गर्माहट और ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं साथियों। तापमान इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेचर। इंग्लिश में बोला जाता है साथियों टेम्परेचर, तापमान कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। अब तापमान को मापा कैसे जाता है? तो तापमान को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, उस उपकरण का नाम है थर्मोमीटर, यानी तापमापी। तो जो तापमान मापने के लिए जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं। तापमान को मापने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है, उपकरण प्रयोग किया जाता है उसे तापमापी कहते हैं, यानी थर्मोमीटर कहते हैं साथियों। उसको बोला जाता है थर्मोमीटर। क्लियर हो रही बातें? तो आप देखें यहाँ पर विभिन्न प्रकार के थर्मोमीटर दिए हुए हैं साथियों। यहाँ पर डिफरेंट प्रकार के थर्मोमीटर दिए हुए हैं। इसको कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, यानी कि ये डॉक्टर द्वारा प्रयोग किया जाता है। क्लिनिकल थर्मोमीटर साथियों, ये है थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर है साथियों। ये जो देख रहे हैं इसको बोला जाता है साथियों डिजिटल थर्मोमीटर। यह आज का कोरोना काल में सबसे ज्यादा इसी का प्रयोग हो रहा था बुखार को मापने के लिए। और इसको बोला जाता है लैबोरेटरी थर्मोमीटर, यानी इसका प्रयोग लैब में किया जाता है साथियों। इसको भी बोला जाता है आपको डिजिटल, और इसको भी कहा जाता है क्लिनिकल थर्मोमीटर, याद रखिए। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर और ये भी जो है क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर कई तरह के होते हैं साथियों। आपके सामने सब देख रहे होंगे कि थर्मोमीटर कितने तरह के होते हैं। ये तापमान के तापमापी है जिनको थर्मोमीटर के नाम से जाना जाता है। हमारे लाइफ में अलग अलग प्रकार के तापमापी का प्रयोग किया जाता है। तो आज जो है कि हमने कई तरह के थर्मोमापी, इसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं, इसको भी क्लिनिकल कहा जाता है, इसको डिजिटल थर्मोमापी। कोरोना काल में आप देखते होंगे इसी का प्रयोग किया जा रहा था। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और भी टॉपिक हैं जो कॉन्सेप्ट है। आइए ये देखिए कि क्या टॉपिक है। सौर विकिरण और सूर्य तप। सौर विकिरण को इंग्लिश में कहते हैं सोलर रेडिएशन। इसको बोला जाता है, सौर विकिरण को सोलर रेडिएशन बोला जाता है, रेडिएशन कहा जाता है साथियों। और सूर्य तप को कहा जाता है इंसुलेशन। इनमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है। लोग एक ही समझते हैं और बच्चे भी एक ही समझ कर पढ़ते हैं कि सूर्य तप और इंसुलेशन दोनों, सोलर रेडिएशन दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों अलग अलग कंसेप्ट है, याद रखिएगा। सौर विकिरण का मतलब है कि सूर्य जो है वो ऊष्मा और प्रकाश का स्वतः उत्सर्जित करता रहता है। जो प्रकाश सूर्य है वो ऊष्मा और प्रकाश को उत्सर्जित करता रहता है, इसी को हम सौर विकिरण कहते हैं। जबकि सूर्य तप का मतलब होता है कि सौर विकिरण को वह मात्रा जो पृथ्वी द्वारा
पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है उसको सूर्य तप कहते हैं। सौर विकिरण का वह मात्रा होती है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है उसको सूर्य तप कहते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा कि सौर विकिरण का मतलब सूर्य सूर्य उष्मा तथा प्रकाश का उष्मा तथा प्रकाश का उत्सर्जन करता रहता है, उत्सर्जन करता रहता है, उसे ही सौर विकिरण कहते हैं साथियों, याद रखिएगा, उसे ही सौर विकिरण कहते हैं, विकिरण कहते हैं। यानी यहां देखिए ये सूर्य है और सूर्य अपने सतह से उस प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है, प्रकाश का उत्सर्जन कर रहा है। तो जितनी मात्रा को उत्सर्जित करता है उसको सौर विकिरण कहते हैं। लेकिन सौर विकिरण को वो मात्रा जो पृथ्वी को प्राप्त होता है, जो पृथ्वी को प्राप्त होता है उसको सूर्य तप कहते हैं। तो सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी को प्राप्त होता है, सौर विकिरण का वह मात्रा, विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी को प्राप्त हो या जो पृथ्वी की सतह को प्राप्त होता है उसे सूर्यतप कहते हैं, यानी इंसुलेशन कहते हैं। इंसुलेशन इंग्लिश में इनकमिंग सोलर रेडिएशन इसका अर्थ होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन बोलते हैं साथियों। उम्मीद कर रहा हूं अच्छा यहां से बहुत से ऐसे सूर्य का प्रकाश बाहर निकल जाता होगा, सौर विकिरण जो पृथ्वी को प्राप्त नहीं होता होगा, वही सौर विकिरण सूर्य तप कहलाता है जो पृथ्वी को प्राप्त होगा। सौर विकिरण को वह मात्रा, सौर विकिरण की वह मात्रा जो पृथ्वी को प्राप्त हो उसको हम इंसुलेशन कहेंगे। बाकी तो बहुत से सौर विकिरण जो है पृथ्वी को प्राप्त ही नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरह से हम सौर विकिरण और सूर्यतप के बारे में समझते हैं। आइए साथियों आगे बढ़ते हैं। वायु दाब क्या है वायु दाब क्या है ये समझते हैं। आप जानते हैं साथियों वायु दाब का कंसेप्ट हम कैसे समझेंगे। वायु का मतलब होता है गैसों का मिश्रण। वायु क्या है, कोई सवाल करे कि साथियों वायु क्या है तो कहेंगे वायु गैसों का मिश्रण है और इनका अपना भार होता है। ये अपने भार की वजह से एक दबाव डालती है हमारे धरातल पर जिसको वायु दाब कहते हैं, और यह वायु दाब गैस अपने भार की वजह से लगाती हैं। ठीक है, वायु दाब को मापने की इकाई बैरोमीटर होती है, एक डिवाइस होती है जिसको बैरोमीटर कहते हैं, जिसको रशिया के वैज्ञानिक थे यांग लेस्टो टेरिसेले ने बैरोमीटर बनाया था। यही है बैरोमीटर जो वायु दाब को मापता है। ठीक है, तो बैरोमीटर के द्वारा ही वायु दाब को मेजर किया जाता है। तो कोई पूछे कि वायु दाब क्या है साथियों, तो कहोगे कि वायु जो है, वायु गैसों का मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है, मिश्रण है। ठीक है, जिसका अपना भार होता है, अपना भार होता है साथियों, याद रखिएगा। इससे पढ़ेंगे चीजों को, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका साथियों, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो वायु गैसों का मिश्रण जिसका अपना भार होता है वायु अपने भार की वजह से, भार के कारण या वजह से वस्तुओं पर दबाव डालती है, दबाव डालती है, जिसे वायु दाब कहते हैं, एयर प्रेशर कहते हैं। कहीं कहीं वायु दाब का नाम होता है वायु भार, तो कहीं कहीं वायु भार अगर मिले तो वो वायु दाब की ही बात किया जा रहा है, याद रखिएगा। कहीं कहीं वायु भार की बात करें तो समझ जाएगा ये वायु दाब ही कह रहा है। वायु भार का मतलब क्या हुआ कि ये एक बैरोमीटर है। अच्छा, वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता साथियों, ये बैरोमीटर है। और बैरोमीटर को एक रशियन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था यांग लिस्टो टेरिसेली,
यांग लिस्टो टेरिसेली ने बनाया था, टेरिसेली ने बनाया था। वाह, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो वायु दाब का जो मात्रक होता है, वायु दाब का जो मात्रक है साथियों, ठीक है, वो होता मिलीबार, मिलीबार में मापा जाता है। इसको ऐसे एमबी करके लिखा जाता है, याद रखिएगा। तो 1 मिलीबार जो होता है साथियों, 1 मिलीबार का मतलब होता है 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी कहते हैं। तो 1 मिलीबार में अगर बात करें तो 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है, याद रखिएगा। ये वायु दाब। आप जानते हैं साथियों कि जब हम सबसे अधिक जो है वायु दाब जो है समुद्री तल पर होता है, और जैसे जैसे समुद्र तल से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, पहाड़ों पर्वतों में ऊंचाई बढ़ने के साथ वायु दाब कम होने लगता है। इसीलिए पर्वतों पर पहाड़ों पर वायु दाब कम और समुद्र तल पर वायु दाब बहुत ही ज्यादा होता है साथियों। तो आप देखेंगे हम जैसे जैसे अगर लिखते हैं इसको कि हम पृथ्वी से धरातल यानी कि समुद्र तल पर वायु दाब सबसे ज्यादा होता है, समुद्र तल पर वायु दाब सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है और ऊंचाई के साथ घटता है, ऊंचाई के साथ साथ वायु दाब घटता जाता है। इसीलिए पहाड़ और पर्वतों की चोटियों पर वायु दाब बहुत कम हो जाता है। यानी कि अगर ये पर्वत पहाड़ है कोई इस तरह का और ये जो है धरातल है, तो जैसे जैसे आप ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे वायु दाब कम होती जाएगी। पहाड़ों पर जैसे धरातल से हम ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे वायु दाब कम होती जाएगी। वायु दाब को मापने का जो यंत्र है हमने बताया, इसको कहते हैं बैरोमीटर, याद रखिएगा बैरोमीटर। ये बैरोमीटर द्वारा वायु दाब को मापा जाता है। उम्मीद कर रहा हूं साथियों, क्योंकि उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज, वायु जो है हमारे वायुमंडल में जो वायु है, सबसे निचली परत में वायु का घनत्व तो बहुत ही ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम वायुमंडल में अपने ऊपर बढ़ते जाते हैं वायु का घनत्व तो कम होते रहता है। यानी अधिक घनत्व वाली गैसें वायुमंडल की सबसे निचली परत में पाई जाती हैं, जबकि वायुमंडल की कम घनत्व वाली जो गैसें होती हैं वो ऊपर की तरफ पाई जाती है। अगर देखेंगे तो हाइड्रोजन और हीलियम का सबसे कम घनत्व होता है गैसों में, ये हमारे वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत में पाई जाती हैं। जबकि वायुमंडल की जो सबसे अधिक है घनत्व वाली, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये गैस ऐसे हैं जिनका घनत्व बहुत ज्यादा होता है, और ये गैसें वायुमंडल के सबसे निचली परत में पाई जाती हैं साथियों। तो हम ये समझ सकते हैं कि वायुमंडल, जब वायुमंडल में हम धरातल से ऊपर की तरफ वायुमंडल में बढ़ते हैं, तो जो जो अधिक घनत्व वाली गैसें होती है वो सबसे नीचे, जो सबसे कम घनत्व वाली गैस होती है वो सबसे ऊपर पाई जाती हैं। उम्मीद कर रहा हूं साथियों कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, वायु दाब पेटी क्या होता है, ठीक है। ये वायु दाब पेटियों के बारे में है। तो हमारे पृथ्वी तल पर कई तरह की वायु दाब पेटियां पाई जाती हैं। एक को कहते हैं ठीक भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, जो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है साथियों, ठीक है। ये देखिए, ये अगर आप ध्यान से देखें कि यहाँ पर ये भूमध्य रेखीय यानी भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है, भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी, यानी यहाँ पर ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। इसको निम्न वायु दाब पेटी कहते हैं। भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी कहते हैं। भूमध्य रेखीय निम्न वायु दाब पेटी कहते हैं। निम्न वायु दाब यानी यहाँ पर लो प्रेशर होता है, वायु दाब बोलते हैं, पेटी होता है, बेल्ट होता है। ये 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है। यहाँ पर इतना दबाव कम होता है वायु का कि यहाँ पे एयर जो होता है वो शांत होता है। शांत होने की वजह से इसको डोल्ड्रम कहा जाता है साथियों। तो इस क्षेत्र को डोल्ड्रम कहा जाता है। डोल्ड्रम का मतलब होता है यहाँ शांत क्षेत्र होता है, इसलिए डोल्ड्रम कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे साथियों, थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, 30 डिग्री के और 35 डिग्री के बीच में आप
उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी पाया जाता है। 30 डिग्री, इसको कहा जाता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है साथियों। ये पाया जाता कहां पर, तो पृथ्वी के 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच नॉर्थ और साउथ दोनों दिशाओं में पाया जाता है, पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ये अगर यहाँ से देखें तो यहाँ 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है। यहाँ बहुत ज्यादा उच्च तापमान होता है। पहले के जो नाविक होते थे अपने जो जलयान होता था वो उसमें बहुत अधिक मात्रा में घोड़े को भर करके एक जगह से दूसरी जगह व्यापार के लिए ले जाते थे। तो जब इस बेल्ट समुद्र की यात्रा करते हुए जब 30 से 35 डिग्री के क्षेत्र में पहुंचते थे तो वायुमंडल का दबाव इतना बढ़ जाता था कि उनका पाल वाली जो जहाज होती थी वो आगे नहीं बढ़ पाती थी, इसलिए वो अपने नाव को हल्का करने के लिए कुछ घोड़ों को समुद्र में ही फेंक दिया करते थे। इसलिए इस अक्षांश का नाम हार्स एल्टीट्यूड यानी अश्व अक्षांश इसका नाम पड़ गया। तो इसको कहते हैं अश्व अक्षांश, अश्व अक्षांश भी कहते हैं, अक्षांश भी कहते हैं साथियों। ये मजेदार टॉपिक है जो पूछा गया है, कितने डिग्री के बीच को हम अश्व अक्षांश यानी हॉर्स एल्टीट्यूड कहते हैं। तो आप देखें 30 से 35 डिग्री के बीच के कहते हैं, 30 से 35 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों एरिया में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, यहां पर 60 से 65 डिग्री के बीच में एक लो प्रेशर बेल्ट पाया जाता है जिसको उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी कहते हैं। 60 से 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों ही दिशाओं में पाया जाता है, दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। 60 से 65 डिग्री साउथ और 60 से 65 डिग्री नॉर्थ में के क्षेत्र में पृथ्वी पर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी पाया जाता है। यानी उपध्रुवीय उपध्रुवीय ध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, वायुदाब बेल्ट पाया जाता पेटी, यानी ये पाया जाता है 60 डिग्री से लेकर के 65 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों गोलार्धों में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर वायु की दाब बहुत कम होती है, वायु दाब कम, इसलिए इसको निम्न वायुदाब बेल्ट कहा जाता है। ठीक इसके ऊपर देखेंगे ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी कहा जाता है, 90 डिग्री के आसपास। ध्रुवीय, यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों होता है, तो आप जानते हैं यहाँ की वायु ध्रुवों पर बर्फ लगा रहता है और बर्फ के संपर्क में जो भी वायु आती है वो ठंडी होकर नीचे बैठती हैं। हवाएं जब ठंडी होती हो तो वो नीचे बैठती हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि एसी जो होता है ऊपर लगाया जाता है, क्योंकि जब हवा ठंडी होगी तो उसका घनत्व तो बढ़ जाएगा और घनत्व तो बढ़ने के बाद से वो नीचे बैठेगी, इसलिए वो दबाव डालेगी। यानी हवाएं जब हवाएं नीचे बैठती हैं तो वो सतह पर दाब डालती हैं जिससे ठंड की वजह से हाई प्रेशर यानी उच्च दाब उत्पन्न होता है। और जब हवाएं गर्म होती हैं तो उनका घनत्व तो कम हो जाता है, जब हवाएं गर्म होती हैं तो उनका घनत्व तो कम हो जाता है और घनत्व तो कम होने की वजह से हवाएं ऊपर उठती हैं जिससे उस क्षेत्र में लो प्रेशर यानी निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। तो हवाएं ठंड होकर नीचे बैठती हैं, इसी वजह से यहाँ पर ध्रुवों पर हवाएं ठंड होकर नीचे बैठने की वजह से यहाँ पर उच्च दाब उत्पन्न होता है, उच्च दाब उत्पन्न करते हैं। तो इसलिए ध्रुवों पर उच्च दाब यानी हाई प्रेशर होता है साथियों। ठीक है, तो ध्रुवीय उच्च दाब उत्पन्न होता है, याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। उम्मीद कर रहा हूं साथियों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। वायुमंडलीय आर्द्रता टॉपिक है हमारा, वायुमंडलीय आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब क्या होता है, ठीक है, आर्द्रता का मतलब होता है नमी, ह्यूमिडिटी। यानी कि जब भी ये घटना होती है कि जल जो है वाष्पीकरण द्वारा जब जल की मात्रा हमारे वायुमंडल में मिल जाती है तो इसी को हम कहते हैं आर्द्रता। यानी जल की मात्रा जब हमारे वायुमंडल में मिल जाती है तो इसको आर्द्रता बोला जाता है। और आर्द्रता क्यों बढ़ता है, तो वाष्पीकरण के कारण बढ़ता है। तो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं या आर्द्रता कहते हैं साथियों, यानी ह्यूमिडिटी कहते हैं। याद रखिएगा, ह्यूमिडिटी कहते हैं साथियों। यानी कि वायुमंडल में जो जल वाष्प क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सूर्य की किरण जब हमारे नदी तालाब पर गिरती है ना तो वह भाप बन करके ऊपर उठती है और ऊपर उठ करके
वो जो भाप होता है यानी कि वाष्प होता है वो वायुमंडल में मिल जाता है। इसी को कहते हैं आर्द्रता। यानी ठीक है, जब सूर्य की किरणें जब हमारे धरातल पर गिरती हैं तो नदी तालाब झरनों पर जब पड़ती हैं सूर्य की किरणें, तो वहां से जो जल होता है वो वाष्पीकरण होकर वायुमंडल में मिल जाता है, जिसको हम कहते हैं आर्द्रता। तो वायुमंडल की आर्द्रता का कारण कहते हैं, वायुमंडल में आर्द्रता का कारण क्या है? वाष्पीकरण। वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण आर्द्रता का कारण है साथियों, आर्द्रता का कारण है। याद रखिएगा, जो वाष्पीकरण है वही आर्द्रता का कारण है। यानी जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ज्यादा हमारे वायुमंडल की आर्द्रता बढ़ेगी। यानी क्यों वाष्पीकरण क्यों होता है? अगर कोई पूछे कि वाष्पीकरण क्यों क्यों होता है, तो हम जानते हैं इसको वेपराइजेशन कहते हैं इंग्लिश में, ये समझ जाइए, इंग्लिश भी थोड़ा थोड़ा समझते रहिए। वेपराइजेशन कहते हैं साथियों। क्यों वाष्पीकरण? जब सूर्य की किरण सूर्य की किरण जब धरातल पर पड़ती हैं, धरातल पर गिरती हैं, तो नदी तालाब झरना समुद्र का जल वाष्पीकृत होकर कृत होकर होकर यानी यानी भाप बन करके वायुमंडल में मिल जाता है, जिसे जिसे आर्द्रता कहते हैं। याद रखिएगा, इसे ही आर्द्रता कहते हैं साथियों। उम्मीद कर रहा हूं इस तरह के टॉपिक आपको समझ में आ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन टॉपिक चल रहा है। और एक होता है संगम। देखिए यहाँ पर सूर्य की किरण गिर रही है और यहाँ नदी है, ये नदी है समुद्र है जो भी है, यहाँ पर सूर्य की किरण गिर रही है। सूर्य की किरण क्या होता है? गर्मी लाती है, गर्मी की वजह से यहाँ का भाप, यहाँ का जल जो है भाप बनकर के ऊपर उठता है और जाकर के वायुमंडल में मिल जाता है। इसमें मिलने की वजह से आर्द्रता, नमी बढ़ जाती है वायुमंडल में, इसी को हम आर्द्रता कहते हैं। जब यही जो भाप बन करके जलवाष्प ऊपर जाते हैं और ठंडा जब होते हैं तो संघनित होकर बादल ओस पाला का निर्माण करते हैं। याद रखिएगा। तो एक होता है शब्द संघनन, संघनन कंडेंसेशन बोलते हैं, संघनन कहते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है? जब वाष्पीकृत यानी जब जलवाष्प ठंडा होता है, जब जलवाष्प ठंडा होता है तो वह बादल का निर्माण करता है, उसी को संघनन कहते हैं। ठीक है, तो वाष्प ठंडा होकर वाष्प ठंडा होकर होकर पुनः जल में पुनः जल में पुनः जल में परिवर्तित हो जाता है, इसे संघनन कहते हैं, संघनन कहते हैं। यानी जो जलवाष्प होता है जब ऊपर जाएगा तो वह ठंडा हो जाता है और ठंडा होने के बाद से वो क्या होता है? जल में बदल जाता है, इसी को संघनन कहते हैं। संघनन क्रिया से ही बादल बनते हैं। ठीक है, ओस बनता है, ठीक है, पाला पड़ता है, ठीक है, ये सब बर्फ बनता है, ये सब संघनन क्रिया के द्वारा ही बनते हैं। वायुमंडल में जो जो वायुमंडल में बर्फ नहीं होगा, स्नो होगा, स्नो जो होता है वो संघनन क्रिया के परिणाम स्वरूप ही बनते हैं। तो बादल और ओस, फ्रॉस्ट वगैरह जो होते हैं, ये ओस होता है, ये सब जो है संघनन क्रिया के द्वारा ही बनते हैं साथियों। ठीक है, यानी कि जब जलवाष्प ठंडा होकर के बूंद में कन्वर्ट होता है तो इसी को, यानी जलवाष्प जल में बदलता है, इसी को संघनन कहते हैं। आइए साथियों, मौसम क्या होता है? देखिए, मौसम और जलवायु में लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि मौसम क्या है और जलवायु क्या होता है साथियों। तो ये कॉन्सेप्ट आज का क्लियर करना है कि मौसम क्या है। तो मौसम जो होता है, जलवाष्प, आर्द्रता, आर्द्रता, प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, ठीक है, दाब, वायु दाब, आर्द्रता, तापमान, वर्षा की दशाओं में जब परिवर्तन होता है
तो इसी को हम क्या कहते हैं, मौसम को कहते हैं। मौसम पल पल भर में बदल सकता है, यानी मौसम अत्यधिक परिवर्तनशील होता है। मौसम हर पल में, हर घंटे में, हर सप्ताह में, हर रोज बदलता रहता है। कहा जाता ना, छने छने बदले तोहरो मिजाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। तो इसी तरह का मौसम जो होता है जब 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 तापमान, वर्षा वर्षा आर्द्रता, वायु दाब में परिवर्तन पल पल होता है, पल पल होता है, घंटे घंटे पर होता है, होता है, साप्ताहिक होता है, तो इसे मौसम कहते हैं, इसे मौसम कहते हैं। मौसम परिवर्तनशील है, मौसम साथियों परिवर्तनशील है, ठीक है, परिवर्तनशील है। लेकिन जलवायु क्या होता है, किसी क्षेत्र के मौसमी दशाओं का योग ही जलवायु कहलाता है। यानी किसी क्षेत्र या किसी क्षेत्र में मौसमी दशाओं का योग ही जलवायु कहलाता है। जो जलवायु है वो परिवर्तनशील नहीं है। ये जलवायु जो है कम दीर्घ परिवर्तनशील होता है। जलवायु दीर्घकालिक होता है, जलवायु दीर्घकालिक परिवर्तनशील होता है, यानी लंबे समय पर बदलता है, शील होता है, याद रखिएगा। तो कंसेप्ट समझ में आया, जलवायु क्या है और मौसम क्या है, दोनों जो है अलग अलग डिफरेंट। अगर रोज बदल रहा है, रोज जो है कि वर्षा, तापमान, आर्द्रता, ये रोज रोज डेली बदल रही है, इसी को हम मौसम कहते हैं। लेकिन जो जलवायु होती है ये 60 साल, 100 साल, 150 साल पर बदलाव आता है जलवायु में। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहा। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। आपके लिए मैं इससे भी और बेहतर वीडियो लाएंगे। जैसे आप कमेंट करेंगे उस तरह से आपके लिए बेहतर और बेहतरीन वीडियो हम आपके लिए, जो भी आपको डाउट हो टॉपिक में, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी में, हमारी टीम आपके लिए 24 घंटे तत्पर है साथियों। आप जैसा भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है क्लास में, आप हमको कमेंट करिए, हम आपके लिए उस पर बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे। और बात मानिए, उस पर क्वेश्चन भी लेकर आएंगे ताकि आपका हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए साथियों। बस आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।